नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो के एक खंड का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक काम कर रही है मौजूदा सरकार। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे, श्रोताओं को बताया कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को दी बधाई। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से किया स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा अंतिम चरण का प्रचार। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी, सभी दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की विशाल जनसभाएं। कांग्रेस का भी प्रचार अभियान जारी। जेजेपी एएसपी गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक 125 की मौत व 64 लापता। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह ने सभी सरकारी मशीनरी को त्वरित आपदा प्रतिक्रिया जुटाने का दिया निर्देश। नेपाल के चलते बिहार में बाढ़ के हालात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बुलाई बड़ी बैठक। और बारिश की भेंट चढ़ा कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन, पिच गीला होने के चलते नहीं हो सका खेल। टेस्ट में पहले 3 दिन के खेल में केवल 35 ओवर का ही हो सका खेल। 2 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट तक का खंड है। वहीं स्वार गेट से कात्रज सेक्शन का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जबकि पहले की सरकारें काम लटकाती थीं। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए की बिटकिन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए
यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्रिएट इन इंडिया के तहत युवाओं से भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जहां एक तरफ 10 साल पूरे हुए हैं, वहीं देश में उत्पादन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता से हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। भारत में एक तरफ स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो दूसरी तरफ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। आज देश में विश्व स्तरीय उत्पाद बनने के कारण निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनकर उभरा है, जिससे कि युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर हैं। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है
वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं और इसमें सभी से भाग लेने की भी अपील की है। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। पीएम मोदी ने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया है, वहीं उन्होंने त्योहार के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की भी अपील की है। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की भी अपील की है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने से ही भारत दुनिया में जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के जसरोटा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादे दोहराए। हमारे 7 गारंटी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अपने परिवार के लिए 3,000 रुपए देने का। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर वहां के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग जमीनी बदलाव को सराह रहे हैं। कभी आतंक और अलगाव की पहचान वाले इलाकों में लोकतंत्र के उत्सव की रौनक देखी जा रही है। देखिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी की ये खास रिपोर्ट। ये वही बांदीपोरा है जो कभी आतंकवाद प्रभावित था, लेकिन आज जो है चुनाव प्रचार से यहाँ पर जो रौनक है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की चुनावी लड़ाई है उसी तरह का दिलचस्प यहाँ पर प्रचार भी है। कई पार्टियां मैदान में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी सियासी दलों और सभी जो लोग हैं, स्थानीय लोगों के साथ साथ जो स्थानीय सियासी नेता है, उनकी जबान पर भी केवल और केवल विकास का मुद्दा है। और इस तरह की जो भीड़ है वो बताती है कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक माहौल उत्साह से भरा हुआ है। प्रमुख दावेदारों में पूर्व विधायक निजामुद्दीन भट्ट हैं, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और पूर्व विधायक उस्मान मजीद भी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत बांदीपुरा सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
is no threat. People are campaigning freely, and during the nights we are campaigning. As far as security scenario is concerned, it's much better. यहाँ पर प्रचार चल रहा है और एक साथ जो 3-4 दल है इसी चौक पर प्रचार करने के लिए आ गए हैं। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, जश्न का माहौल यहाँ पर लग रहा है। परिसीमन के बाद चुनावी परिदृश्य को नया आकार मिला है, चुनावी रणनीति बदली है और कई नए प्रत्याशी पुराने दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। आज नसीर लोन टंकी की चोट पे बोलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में इस जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर है। एक बड़ा फैक्टर इन चुनावों में ये भी है कि युवा तेजी से राजनीतिक दर्शन से जुड़ रहे हैं। विकास और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण यहाँ मुद्दे हैं और लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो बदलाव, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों का हल उन्हें दे। बड़ी संख्या में युवा चेहरे भी इन मांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और देर रात तक चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं। लंगेट में एक ऐसे ही प्रचार में डीडी न्यूज की टीम भी पहुंची। कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें बारामूला जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों सोपोर, राफियाबाद, उरी, बारामूला, वागुरा, क्रीरी, गुलमर्ग और पट्टन में मतदाताओं को सुचारू और परेशानी मुक्त चुनावी भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिले भर में 908 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, जिले भर में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें गुलाबी मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र, दिव्यांगजनों द्वारा संचालित मतदान केंद्र, हरित मतदान केंद्र, विशिष्ट मतदान केंद्र तथा आदर्श मतदान केंद्र शामिल हैं। इस बार का जो हमारा पूरा रन अप टू द इलेक्शन जो फोकस रहा है, जो सिमिलरली लोकसभा में भी रहा था, वो बेसिकली है कि जो लो वोटर टर्नआउट एरियाज हैं उनमें स्पेशली जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ है उसमें फोकस करने का। आज से 5 साल या 10 साल पहले हम ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हम इस तरीके से कैंपेन करें। डर भी था, चुनाव लड़ने वाले को जो फतवा जारी करते थे वही लोग आज चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, इमोशनल कार्ड भी हैं और जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो भी हैं और सभी दल इस चीज़ का दावा कर रहे हैं। अब क्या कुछ इस नए कश्मीर की राजनीति में नई तस्वीर निकल कर आती है, यही देखना दिलचस्प होगा। रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, लंगेट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के बादशाहपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। के एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है। 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अगले सत्र में मंजूर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में जनसभा की। नड्डा ने कांग्रेस के दौर के घोटालों की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? जो सक्षम विद्यार्थी थे वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। कौन सा घोटाला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बालू घोटाला, चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा। तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए।
भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बड़े अधिकारियों के परिवार सुरक्षित नहीं तो आम जनमानस की क्या ही सुरक्षा होगी। आईएएस ऑफिसर की वाइफ अगर सेफ नहीं है स्टेट में तो आप समझ सकते हैं साधारण आदमी, साधारण महिलाओं की क्या हालत है। डॉक्टर्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, डॉक्टर्स की कोई देखी नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और एक के बाद एक डॉक्टरों के ऊपर हमला भी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप भी हमला कर रही है। सो वो असुरक्षित है, इसलिए अब बार बार स्ट्राइक में जाने के लिए बाध्य हो रही है। पूरी स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल में आईएएस अधिकारी की पत्नी से कथित रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त है। अदालत ने इस मामले की जांच में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि प्रारंभिक जांच को ठीक से न करने को लेकर 3 आला पुलिस अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने कहा कि पीड़ित की शिकायत के बाद जांच में घोर लापरवाही बरती गई। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव के आवास पर पहुंची। ध्यान रहे कि बीते दिनों लड्डू बनाने में प्रयोग किए गए घी में पशु की चर्बी होने का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान इस प्रकार का घी प्रयोग किया जाता रहा। इस दावे की पुष्टि लैब जांच में भी हुई थी। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी ने तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में बाराबंकी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है। 2 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई है। वहीं 5 अन्य मदरसों की मान्यता समाप्त करने के लिए भी बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। मदरसा शिक्षा परिषद ने उन 7 मदरसों पर सम्यक विचार उपरांत 2 की मान्यता प्रत्यारित करने में अपनी सहमति दी और 5 ऐसे मदरसे हैं जिनको नोटिस निर्गत किया है और उनको नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार विधिवत सुनवाई के उपरांत उनके मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का प्रश्न है। इस संबंध में जनपद में कुल 169 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनकी जांच शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराई गई थी। जो भी इस संबंध में शासन के निर्देश प्राप्त होंगे उसके उपरांत इनके संचालन या बाकी अन्य विषयों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। आज सुबह 5 बजे कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 1968 के बाद ये पहली बार है जब इस बैराज से इतना पानी छोड़ा गया है। वहीं तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन रात तत्पर हैं। इस बीच बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पटना में बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाढ़ के हालात और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।